हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, कई दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो आज से आपकी क्लास फिर से कंटिन्यू हो जाएगी और डेली शाम को 7 बजे आपकी क्लास आपको मिल जाया करेगी। 3-4 दिन का गैप लगा है, तो अब डेली आपको क्लास मिलेगी। तो डेली के डेली आपको क्लासेस को अटेंड करना है। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, आज की क्लास बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है और आज की क्लास में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं और आपको हर ऑप्शंस को डिफ़ाइन करके मैं बताऊंगा और बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस आज आपको मिलने वाली है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना है और क्लास को लाइक करके और शेयर भी कर देना है, जिससे सभी दोस्तों को पता चल जाए कि हमारी क्लास फिर से कंटिन्यू कर दी गई है। और मैंने जो आपको टारगेट दिया था 1K का, तो वो आपने हिंदी वाली क्लास पे कंप्लीट करके दिखाया है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है आप सभी लोगों को, क्योंकि आप लोगों की हेल्प से ही ये हम टारगेट अपना कंप्लीट कर पाए हैं। लेकिन आपको जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई वाले क्वेश्चंस कराए थे, उस पर अभी 1K टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो प्लीज़ उस क्लास को भी शेयर कर दो। आप लोगों की ही डिमांड पर मैंने वो क्लास कराई थी। और देखिए, थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपसे बातें भी नहीं हो पाई हैं, तो मैं बता दूं कि आगे की क्या स्ट्रेटजी हमारी रहने वाली है। तो देखिए, मैथ में अब देखिए जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं, तो 1-2 प्रैक्टिस सेट और करा दूंगा मैं। लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम से पहले पहले कुछ चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने मुझसे बोला है कि वो करा दीजिए, तो वो चैप्टर्स हम मैथ के अपने करेंगे। रीजनिंग में जो टॉपिक हैं वो अपने करेंगे, और जो हमारी हिंदी चल रही है इसमें जो हमारे चैप्टर्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो देखिए, अभी हम 25, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि 2100 प्लस क्वेश्चन में जो आपको कराने हैं सीआरपीएफ एग्ज़ाम से पहले, तो अभी हम 25 करते हैं। तो फिर हम 50-50 अपने क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो हमारे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो 2100 प्लस हम अपना टारगेट कर लेंगे। तो थोड़ा क्लास लंबी ना हो तो और जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि और आप लोगों के लिए क्या सोचा है। तो मैंने देखो, एक तो ये हो गया हमारा चैप्टर वाइज, जो मैथ के चैप्टर रह रहे हैं वो कराने हैं आपको। आप लोगों के सभी के कमेंट्स पढ़े, बहुत अच्छा लगा। टारगेट आप कंप्लीट कीजिए और आज की क्लास लास्ट तक देखिए। बाकी देखिए, थोड़ी थोड़ी बातें हम बीच में कर लेंगे या बाद में फिर कभी कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो उसके लिए हमको बहुत अच्छे से और भी अच्छे तरीके से स्पीड के साथ अपनी तैयारी करनी होगी। तो बस आप लोग अपना स्कोर बताते रहें कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चलता रहे। और अपनी आगे की तैयारी के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे सभी दोस्तों को पता चल जाए कि क्लास फिर से कंटिन्यू हो गई है। आज अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन हम बिल्कुल एकदम हर एक ऑप्शन को डिफ़ाइन करके पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज का जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, तेज है। तो तेज क्या है, तो ये बताना है कि इसमें कौन सा शब्द होगा। तो ऑप्शन से देखिए कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएं तो हमसे बोला है कि तेज है। तेज विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, रूढ़ शब्द है या यौगिक शब्द है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ दोस्तों को पता भी हो। तो देखिए, सबसे पहले विकार। विकार क्या होता है, तो विकार होता है परिवर्तन। तो जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए, लिंग वचन में परिवर्तन हो जाए उसके, तो वो हो जाएंगे विकारी शब्द। जिनके लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अविकारी। विकारी का उल्टा, जब विकार हमारा परिवर्तन हो गया तो अविकारी क्या हो जाएगा, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। यौगिक शब्द क्या होते हैं, तो यौगिक, देखिए योग क्या होता है, तो योग होता है जोड़ना। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ करके जो बनाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द भी विकारी शब्द की तरह ही होते हैं। जैसे मान लिया हमने लिखा कल, तो कल शब्द कैसा हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कल का हम कली नहीं कर सकते, जैसे कि कली शब्द अलग हो जाएगा, लेकिन कल क्या है, ये अलग शब्द है। तो जैसे मान लिया आज है हमारा, आज का हम आजो नहीं कर सकते, आजू नहीं कर सकते, तो इस तरह से। तो रूढ़ शब्द भी क्या हो गए, ये भी आपको पता चल गया। अब हमको तेज में बताना है, तो तेज में हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं या तेज में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो फटाफट से बताइए कि तेज में हमारा परिवर्तन हो सकता है, विकारी शब्द होगा, अविकारी शब्द होगा, या हमारा रूढ़ शब्द होगा, या यौगिक शब्द होगा। तो देखिए, जैसे कि तेज से हम क्या कर सकते हैं, तेज से तेजी कर सकते हैं, तेजो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अभिकारी शब्द। तेज में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते जिससे कि इसके अर्थ में कोई परिवर्तन हो। ठीक है, तो हमारा अभिकारी शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि शब्द शक्ति से आजकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि शब्द शक्ति बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि शब्द शक्ति क्या होती है, तो इसलिए शब्द शक्ति से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शब्द शक्ति वाला पूरा का पूरा ही चैप्टर आपको पढ़ लेना है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पर दे दूँगा आपको कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये आपको देख लेना है। शब्द शक्ति की अगर हम बात करें तो 2, 3, 4 या फिर 5। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि शब्द शक्ति होती क्या है। तो देखिए जैसे कोई हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस यानी कि हमारा कोई वाक्य है, तो उस वाक्य का जो भाव होगा, पूरी डेफिनेशन नहीं लिख सकता मैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ से आप समझ लेना। किसी वाक्य का जो भाव होगा और उसको समझने के लिए जो प्रयुक्त अर्थ होता है, तो उसके भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ क्या कहलाता है, हमारा शब्द शक्ति, यानी शब्दों की शक्ति। अब ये कितने प्रकार की होती है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो प्रकार की अगर हम बात करें तो प्रकार हो गए हमारे 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे पहले हमने जाना शब्द शक्ति क्या है, तो वो हमको पता चल गया कि इसकी परिभाषा क्या है। दूसरा हमने ये देखा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो हमको पता चल गया 3 प्रकार की होती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन बनता है कि ये प्रकार है कौन कौन से। तो चलिए नोट कर लीजिए। सबसे पहले पहला प्रकार आ जाता है अभिधा। क्या आ जाता है, अभिधा आ जाता है, या अभिधा भी बोल सकते हो आप इसको, अभिधा। दूसरा आ जाता है हमारा लक्षणा, और तीसरा आ जाता है हमारा व्यंजना। तो कितने प्रकार की होगी, देखिए राइटिंग पे ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, टोटल 3 प्रकार की हो गई हमारी शब्द शक्ति। आप इसको गूगल भी कर सकते हो कि अभिधा क्या होता है, लक्षणा क्या होता है, व्यंजना क्या होता है। अगर मैं बताऊंगा तो देखिए क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं शब्द शक्ति का चैप्टर अलग से आपको बहुत अच्छे से समझा करके कराऊं, जैसे कि मैं सारी चीज़ें समझाता हूं, तो आप बता देना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है रागी का तद्भव शब्द क्या होगा। तो रागी का तद्भव बताना है, तो तत्सम तद्भव होते हैं। तो देखिए रागी क्या है, तो ये है हमारा तत्सम शब्द। अब इसका आपको बताना है तद्भव। तो देखिए राजी होगा या रानी होगा, रस्सी या रज्जू। देखिए रज्जू का तद्भव क्या हो जाएगा, रस्सी हो जाएगा। रज्जू तो खुद से तत्सम शब्द है, तो ये दोनों आपस में हो गए हमारे, एक वर्ड हमको ये मिल गया तत्सम तद्भव का। अब आ जाता है रागी। तो देखिए रागी होता है रानी, जैसे राजा रानी, तो रागी हो जाएगा हमारा रानी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि डंडा का तत्सम रूप क्या होगा। घट होगा, दंड होगा, डांडी होगा या खटवा। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी, दंड हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डंडा का तत्सम शब्द होगा दंड। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द बताइए। तो अनिवार्य का विलोम बताना है, और ये मैं आपको वर्ड पहले भी बता चुका हूँ कि अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए अनिवार्य का कल्पना हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा या वैकल्पिक हो जाएगा। तो देखिए अनिवार्य चीज़ वो होती है कि हमको कोई काम करना ही करना होता है, तो वो हो गई हमारी अनिवार्य चीज़, कि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, अब हमको वो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास ऑप्शन हो कि या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। जैसे आपसे एग्ज़ाम में आता था कि देखिए कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और क्वेश्चन दिए होते थे 7, तो इन 7 क्वेश्चन में क्या होता था कि हमको वैकल्पिक होता था, यानी कि ऐच्छिक भी आप बोल सकते हो कि इच्छा से कोई से 5 करने हैं। लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन होते थे ये होते थे अनिवार्य, कि करने तो आपको 5 हैं, लेकिन कोई से भी 5 कर लो, ये आपकी इच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा कि वैकल्पिक और अनिवार्य में क्या अंतर है और इसका विलोम क्या होता है। तो अनिवार्य का विलोम हो जाएगा हमारा वैकल्पिक, या आप इसको ऐच्छिक भी बोल सकते हो। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि विलोम के प्रकार कितने होते हैं। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और नोट कर लीजिए इसको, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। शब्द शक्ति का क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
दूसरा क्वेश्चन है विकल्प विलोम शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तो विलोम शब्द आपने पढ़े होंगे, लेकिन आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा कि विलोम के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि विलोम के प्रकार कितने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। विलोम के प्रकार होते हैं 2। अगर देखिए आपको क्लास पसंद आ रही है और क्वेश्चन आपको लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो टारगेट आपका वही है, इस बार आपको 1K प्लस पहुंचानी है क्लास। तो फटाफट से शेयर कर दो और क्लास को लाइक कर दो। ऐसे ही बेस्ट और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने CRPF वाले एग्ज़ाम में आउट ऑफ 25 से अपने 25 ही क्वेश्चन करके आओगे। तो यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि विलोम के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जब विलोम के प्रकार 2 होते हैं तो ये होते कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, नंबर 1, अगर हम नंबर 1 की बात करें तो जो उपसर्ग के योग से बनते हैं। किससे? उपसर्ग के, या उपसर्गों बोल सकते हो, उपसर्गों या उपसर्ग के योग से बने शब्द, नंबर 1 हो गया। दूसरा आ जाता है कि ये भी उपसर्ग से रिलेटेड है, उपसर्गों के परिवर्तन से जो बने शब्द होते हैं, जो उपसर्गों के परिवर्तन से बने शब्द। और ये था हमारा उपसर्ग के योग से बने शब्द। दोनों में अंतर है, पहला आ जाएगा उपसर्ग के योग से बने शब्द और दूसरा है उपसर्गों के परिवर्तन से बने शब्द। तो ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे विलोम। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होता है। तो प्रधानमंत्री, तो देखिए यहाँ पर पुरुष हो जाएगा यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। ये पुरुष वाला है पुल्लिंग यानी मेल, ठीक है। इसको आप समझ जाना कि ये मस्कुलिन जेंडर है, पुरुष लिंग, या इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। तो अब फटाफट से बताना है कि यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा उभयलिंग। अब वो कैसे? अगर मेल प्रधानमंत्री है तो आप उसको प्रधानमंत्री बोलोगे, अगर प्रधानमंत्री फीमेल है तब भी आप उसको प्रधानमंत्री बोलोगे। इसका कोई स्त्रीलिंग वर्ड नहीं बनेगा। तो ये हमारा जैसे कि हमारा होता है जहाँ पर लिंग क्लियर नहीं होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उभयलिंग। जैसे हम बोल सकते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर किस में आ जाएगा? उभयलिंग में आ जाएगा, ठीक है। आप बोल सकते हो, अगला क्वेश्चन चलिए छोड़िए, उसको ज़्यादा हो जाएगा, फिर लंबी क्लास बनेगी। तो इतना एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है। बताना है कि गेहूं में कौन सा लिंग है। तो फटाफट से इसमें भी यही बताना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ, आप इसको ट्रिक मान लीजिए या आप इसको हिंट मान लीजिए, जिससे आप आसानी से लगा सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपके अनाज होते हैं वो क्या होते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अनाज जो होते हैं हमारे, जैसे आपसे पूछ लेता है कि जो आपके पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं, या आपसे पूछ लेता है किसी भी तरह से कि उनमें कौन सा लिंग होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है आपका। तो जो अनाज होते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूँ हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, बाजरा ले लीजिए, चना ले लीजिए, मटर या तिल ले लीजिए। तो इन सब में क्या होगा? तो इन सब में होता है हमारा पुल्लिंग शब्द। तो कैसे भी आपसे पूछ सकता है, आप इसका ध्यान रखना, या आप इसको ट्रिक मान सकते हो कि जो अनाज होते हैं उसमें पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमको बताना है समास। अश्रु गैस में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व समास। तो आप बोलोगे कि अश्रु गैस, तो अश्रु गैस में हम लगाएंगे तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष कैसे हो जाएगा? तो तत्पुरुष ऐसे लगाएंगे इसको कि आंसू लाने वाली गैस। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आंसू लाने वाली गैस। तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा क्या कि यहाँ पर लुप्त पद आ जाएगा लाने वाला। तो लुप्त पद, तो वहाँ पर हमारा तत्पुरुष ही होता है। या आंसुओं के लिए गैस, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इस गैस को छोड़ने से क्या आते हैं? आंसू आते हैं। अगला क्वेश्चन, पंजाब में कौन सा समास है? देखिए पंजाब में कहीं कहीं आपको मिलेगा बहुव्रीहि समास और कहीं कहीं आपको मिलेगा द्विगु समास। तो जब भी आपको दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं तब आपको बहुव्रीहि लगाना है, और अगर आपको बहुव्रीहि नहीं दिया जाता है तब आप इसको द्विगु भी लगा सकते हो।
द्विगु समास इसमें ऐसे होगा, मैंने सारी आपको डेफिनेशंस बता के रखी हुई हैं कि कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्री कैसे पहचानना है। तो बहुब्री पहले देख लेते हैं कि बहुब्री कैसे होगा। तो पंजाब, तो यानी कि ये हो जाएगा 5 आव। अब देखिए 5 आव का समूह क्या होता है, तो अगर हम बोलते हैं कि 5 आव का समूह यानी 5 संख्यावाचक आ गई तो द्विगु हो जाएगा। लेकिन जब हम आव क्या होता है, तो मैं पहले आपको आव बता दूं, तो आव होता है आपकी नदियाँ। तो आव क्या हो जाएगा, नदियाँ हो जाएगा। तो 5 नदियों का समूह पंजाब हो गया। तो इस तरह से हमारा बहुब्री बनता है। और अगर हम संख्यावाचक से देखें तब हमारा द्विगु समास बनता है। तो अगर दोनों दिए हैं तब आपको बहुब्री लगाना है, अन्यथा आप द्विगु लगा सकते हैं, दोनों ही आपके करेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका स्पर्श। तो आपको बतानी है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होगी, 11 होगी, 25 होगी या फिर 52 होगी। तो अगर हम बात करें कि टोटल व्यंजन कितने होते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे टोटल की। तो टोटल व्यंजन आ जाते हैं हमारे 33। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर आ जाते हैं हमारे 11। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 44। ठीक है। तो टोटल व्यंजन, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि टोटल व्यंजन कितने हो गए, टोटल व्यंजन हो गए 33 और स्वर हो गए 11। अब इन 33 व्यंजन में क्या क्या होता है, तो देखिए 4 हमारे होते हैं ऊष्म, तो 4 हो गए ऊष्म व्यंजन, 4 हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन और 25 हो जाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कै, चे, टे, ते, पे। तो कै वर्ग से लेके पे वर्ग तक हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन और प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं, 5। तो 5 हमारे होते हैं और टोटल वर्ग कितने हैं, 5। तो 5 पंजे कितने हो गए, 25। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगर बात करें हमसे ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो देखिए बड़ा से, षटकोण वाला से, छोटा से और एक हो जाता है हमारा है। तो तीनों से और है को मिला करके हो जाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं येरे, लेवे और स्पर्श व्यंजन मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं। तो देखिए ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है और क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि कितने प्यारे प्यारे और कितने बढ़िया क्वेश्चन हैं। सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए हुए क्वेश्चन हैं। आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। अब बताना है कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं। तो देखिए कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 9 और कहीं मिलेगा आपको देखने को 13। तो कहीं पर आपको 9 देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको 13 देखने को मिलेंगे। अब बनता हमारा क्वेश्चन ये है कि 9 कैसे होते हैं, 13 कैसे होते हैं, 9 कहाँ पर लगाएं और 13 कहाँ पर लगाएं। तो देखिए जो हमारा संस्कृत में होता है एक माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र में देखिए पूरा का पूरा तो आपको लिख के नहीं दिखा सकता, ऐसे ही बता देता हूँ नॉर्मली। तो माहेश्वर सूत्र के हिसाब से कितनी होती है संस्कृत में स्वर, 9। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि फिर 13 किस हिसाब से होते हैं। तो देखिए जो पाणिनि जी हैं, तो पाणिनि जी के ने 4 और ऐड कर दिए, यानी कि +4 कर दिया। तो जब +4 हो जाएंगे 9 में तो कितने हो जाएंगे, 13। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि +4 कौन से हैं। तो एक है ए है, ई है, छोटा ऊ और रीरी। तो देखिए हलंत किसी में नहीं है, इन 4 को और ऐड कर दिया माहेश्वर सूत्र में, तो उस हिसाब से हो जाते हैं हमारे टोटल 13। तो अब 9 कहाँ पर लगाना है, 13 कहाँ पर लगाना है, आपको ये तो पता चल गया किस किस प्रकार से होते हैं 9, किस प्रकार से होते हैं 13। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन की बात कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो हमको कैसे लगाना है। तो देखिए आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, स्वरों की संख्या आपसे नॉर्मली पूछी जाती है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है। तो अगर आपको ऑप्शन दिए हो 9 और 13 तब आपको लगाना है 9। अगर आपको ऑप्शन 9 ना दिया हो तब आपको लगाना है 13। ठीक है। और जब दोनों दिए हो तो 9 लगाना है, क्योंकि उन 4 को आपको ऐड नहीं करना है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आपके 9 ही निकल के आएंगे, लेकिन 13 कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 13 किस कंडीशन में लगेगा। तो जब भी आपसे बोले कि स्वरों की व्यावहारिक संख्या
अगर आपसे बोलता है कि स्वरों की व्यावहारिक संख्या कितनी है, तब आपको लगाना है 13। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि 9 कैसे लगाना है, 13 कहाँ से लगाना है और किस कंडीशन में कौन सा आपको आंसर टिक करना है। तो देखिए सारी चीज़ें मैं आपको बता के चलता हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और उसका आंसर कैसे देना है। अगला क्वेश्चन हमको बताना है कि व्याकरण के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने माने गए हैं। तो व्याकरण के आधार पर संज्ञा के प्रकार बताने हैं। नॉर्मली संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये आपको पता होगा, लेकिन व्याकरण के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये आप हमको बताइए फटाफट से। 3, 4, 5 या 6। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई हमने संज्ञा तो पढ़ी है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, अब वो भी आपको पता होगा कौन कौन सी होती है, लेकिन व्याकरण के आधार पर 3 हो गई, लेकिन उनमें से 3 कौन कौन सी है ये आपको बताना है। तो मैंने आपसे बोला था कि जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, ये जो भी है आपके कारक वारक, इनके सबके प्रकार आपको याद कर लेने हैं। व्याकरण में शब्द, वाक्य आपको याद कर लेने हर प्रकार से, उत्पत्ति, स्रोत, रचना, ये सब चीज़ें आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से कितने प्रकार की होती है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको 110% आपके एग्ज़ाम में मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन से। तो मैं आपको हर चीज़ बता देता हूँ, तो आप तैयारी ना करना आपके हाथ में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये संज्ञा, ये 3 प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा व्यक्तिवाचक ही आ जाता है, तो एक हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा आ जाता है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हो गई व्याकरण के आधार पर 3 प्रकार की। अगला है कि मित्रता में कौन सी संज्ञा होती है। तो मित्रता में आपको संज्ञा बतानी है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो मित्रता में भाववाचक संज्ञा है, आपको सभी को पता होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सर्वनाम भी हमने ले लिए, संज्ञा भी आपको पता चल गई। अब सर्वनाम बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधे 6 प्रकार के। बात करें कौन कौन सी, तो एक आ जाता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ आ जाता है आपका प्रश्नवाचक, और लास्ट आ जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम हो गए। ये आप सभी को पता ही होगा अच्छे से। पुरुषवाचक कौन से होते हैं, निश्चय अनिश्चय, ये मैं आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराता रहता हूँ, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, तो वे क्या कहलाते हैं। तो संस्कृत के शब्द जिनका रूप बदल जाता है तो उनको क्या बोलते हैं हम? विदेशी, तत्सम, तद्भव, देशज, या क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे कि देखिए जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है वो तद्भव हो जाते हैं, और जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में ऐसे के ऐसे ही प्रयोग कर लिए वो तत्सम शब्द हो जाते हैं। विदेशी जब शब्द कौन से होते हैं? उर्दू, फारसी, ये वाले पुर्तगाली विदेशी शब्द हो गए। देशज, जिन शब्दों की उत्पत्ति का कुछ नहीं पता हो तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? देशज शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन आता है आपसे कि उत्पत्ति बोल देगा या आपसे बोल देगा स्रोत। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलोगे 5 प्रकार के। हमसे बोलेगा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं, तो यही होंगे आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, एक रह जाता है आपका संकर शब्द। तो ये टोटल हो गए आपके उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है। तो चलिए शुद्ध वर्तनी देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रशंसा, तो प्रशंसा गलत है। अब इसका सही रूप क्या होगा? तो प्रशंसा का सही रूप हो जाएगा बड़ा से और फिर छोटा से प्रशंसा। प्रसाद की बात करें तो प्रसाद में छोटा से बनेगा प्रसाद। पूरब बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और सुराख की बात करें तो सुराख नहीं होता है, ये होता है सुराग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? गलत वाला। तो देखिए निम्न में से शुद्ध वर्तनी, तो सही वाला बताना है तो ऑप्शन सी होगा पूरब।
बाकी के गलत हैं और उनका सही रूप क्या होगा वो भी हमको पता चल गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताने हैं। प्रभा का पर्यायवाची अगर हम बात करें कांता की, तो कांता क्या होता है, तो कांता होता है, देखिए स्त्री भी यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं, स्त्री। कांता का हो जाएगा पत्नी हो जाएगा, और बल्लभा भी हमारा सेम होता है। तो बल्लभा भी क्या होता है, बल्लभ होता है पति और बल्लभा होता है पत्नी। अगर हम और पर्यायवाची की बात करें तो हम बोल सकते हैं, जैसे कि आप लिख लेना संगनी, इसका हो जाएगा संगनी हो जाएगा, गृहिणी हो जाएगा, नारी हमारा हो जाएगा, बधू, भार्या भी बोला जाता है पत्नी को, भार्या हो जाएगा, बामा भी आप लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएंगे। अगर हम कृष की बात करें तो कृष क्या होता है, कृष होता है देखिए दुर्बल हो जाएगा, पतला हो जाएगा, दुर्बल, पतला, कमज़ोर। दामिनी की अगर हम बात करें तो दामिनी क्या होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रभा का पर्यायवाची दामिनी हो जाएगा। जैसे किरण, रश्मि, ठीक है, तो ये अंशु, ये हो जाएंगे हमारे दामिनी के पर्यायवाची। तो इनको सेम ले लेंगे, क्योंकि दामरी भी यहाँ पर बिजली, चंचला, चपला ये होता है सारा। तो देखिए प्रभा का पर्यायवाची हम दामिनी ऑप्शन बी लगा सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बाकी के मैंने आपको एक्स्ट्रा पर्यायवाची शब्द भी बता दिए हैं, और भी आप इसके पर्यायवाची शब्द देख सकते हो, क्योंकि बाकी देखिए कांता नहीं हो सकता, कृष नहीं हो सकता, बल्लभा भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी हमको लगाना पड़ेगा, ऑप्शन बी दामिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आमदनी में प्रत्यय है, तो आमदनी में कौन सा प्रत्यय शब्द होगा, तो फटाफट से यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आमदनी में प्रत्यय हो जाएगा ई प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं, वाक्य का प्रकार है, तो भाववाच्य होगा, क्रमवाच्य होगा या कृतवाच्य होगा। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या होते हैं, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, क्रमवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो सही आंसर क्या है हमारा, सुरेंद्र ने गीत लिखा। तो गीत किसने लिखा है, सुरेंद्र ने लिखा है, तो फोकस किस पे है, हमारा कर्ता पे फोकस है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृतवाच्य। अगले क्वेश्चन में बताना है कि शुद्ध वर्तनी किसकी है, तो इस बार बताना है 3 फिर से गलत हैं, शुद्ध वाला कौन सा है। तो देखिए आपको सारे के सारे करेक्ट से लग रहे होंगे कि यार सभी सही दिए गए हैं, लेकिन प्रभु गलत है। प्रभु में क्या कमी है, तो देखिए छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, कृपालु में ले पे छोटी ऊ की मात्रा लगेगी, मुनि पे न पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो एक ही सही बचता है, ऑप्शन नंबर सी पूज्य। अगला क्वेश्चन है कि सही विलोम युग्म नहीं है, तो सही वाला कौन सा नहीं है, तो देखिए ग्रस्त का मुक्त बिल्कुल सही, गत का प्रत्यागत, तो देखिए गत का क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा हमारा, गत का आगत, या आप इसको बोल सकते हो आगामी बोल सकते हो, तो ये हमारा गलत हो गया। घात का निघात नहीं होता, प्रतिघात होता है, तो बी और सी दोनों ही गलत हैं। कृष का पुष्ट होता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कृष का पुष्ट अभी, ठीक है, अभी बताया ही है आपको। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य शब्द के उत्पत्ति पर किस प्रकार का है, यानी कि सूर्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का है। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बताए थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या संकर। तो सूर्य शब्द कैसा हो जाएगा, तत्सम होगा या तद्भव होगा, देशज होगा या विदेशज होगा। तो ये हमारा तत्सम हो जाएगा, सूर्य का क्या हो जाएगा, सूरज। अगला क्वेश्चन बनता है कि जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण उपवाक्य बताएं। तो इसमें क्या होगा कि जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, तो समयवाचक है, प्रयोजनवाचक, रीतिवाचक या स्थानवाचक। तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समय। हमसे बात की गई है जब, यानी कि जब भी आएगा तब ही जाएगा, तो जब तब क्या हो जाएगा, समयवाचक क्रिया विशेषण, समय को डिफाइन किया जा रहा है। और आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि किस शब्द का रूप बहुवचन में नहीं बदलता है, नदी, आदमी, लड़का और जल। तो किसको हम बहुवचन नहीं बना सकते, तो देखिए नदी का नदियाँ हो जाएगा, आदमी का आदमी, जैसे आदमी दिया है यानी आदमियों को कर देंगे तो आदमियों हो जाएगा,
लड़का का लड़के या लड़कों कर सकते हैं, हम इसको बदल सकते हैं, लेकिन हमारा जो जल है उसमें कोई बहुवचन नहीं बनेगा, जल का जल ही रहेगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जल। आज हमने बहुत बढ़िया 25 क्वेश्चन कवर कर लिए और आउट ऑफ 25 आपका जो भी स्कोर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज से आपकी फिर से क्लासेस कंटिन्यू हो गई हैं, तो डेली आपको क्लास मिलेगी शाम को 7 बजे। तो फटाफट से आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि कोई भी क्लास आपसे ना छूट पाए और डेली आप अपनी क्लास को अटेंड कर सको। तो फटाफट से अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, तो लाइक करके क्लास को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।